आज के इस वीडियो में एफएसआई कंप्लायंस के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करने वाला हूं मैं। एफएसआई रजिस्ट्रेशन से लेकर हाइजीन प्रोटोकॉल तक सब कुछ कवर होने वाला है। इसको मैंने 7 सेगमेंट्स में ब्रेक करा है। 7th और 6th सेगमेंट को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप कोई रेस्टोरेंट, कैफे, क्लाउड किचन या किसी भी तरह का फूड बिजनेस चला रहे हैं तो एफएसआई कंप्लायंस सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, आपके बिजनेस का इंपॉर्टेंट पिलर हो सकता है। ये आपके बिजनेस को सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते में ले जाने में भी हेल्प करेगा और आपको लीगल झंझटों से बचाएगा। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इसको एक लीगल कंप्लायंस समझ करके हेडेक समझते हैं, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो ना सिर्फ आपका कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा बल्कि आपके कस्टमर की रिपीट रेट और सेटिस्फैक्शन रेट भी इंपैक्ट होती है। दस आपका बिजनेस ज्यादा सस्टेनेबल बनता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदर्श राज, आप देख रहे हैं चाहिए किचन कंसल्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एफएसआई क्या है और ये क्यों जरूरी होता है। एफएसआई होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक लीगल कंप्लायंस नहीं है, ये एक सर्टिफिकेशन का तरीका है जो इंश्योर करता है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेट हो रहा है इंडिया में वो सभी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करता है और उसी सेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और हाइजीन प्रैक्टिसेस के तहत उनके यहाँ खाना मैन्युफैक्चर, प्रोसेस या डिस्पैच किया जाता है। जिस तरीके से उनका फूड प्रोक्योरमेंट से लेकर के डिस्पैच तक, मतलब रॉ मटेरियल आना, उसकी हैंडलिंग और उसको प्रोसेस कर करके आगे भेजना पैक करके, ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। ये इंश्योर करता है कि रेस्टोरेंट्स और फूड मैन्युफैक्चरर्स इनका किचन सेफ और हाइजीनिक फूड प्रिपेयर करता है। अगर आपका किचन एफएसआई सर्टिफाइड नहीं है तो आप पे पेनल्टी लग सकती है एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका बिजनेस शट डाउन भी हो सकता है। तो आप इमीडिएटली आपको एफएसआई लेने की जरूरत है। अगर आपको एफएसएसआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। एफएसएसआई का कंप्लायंस सिर्फ एक लीगल प्रैक्टिस नहीं है बल्कि कस्टमर बिल्ड करने का तरीका भी है, क्योंकि आजकल के कस्टमर्स काफी हेल्थ कॉन्शियस और हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं। वो रेस्टोरेंट की हेल्थ और हाइजीन प्रैक्टिस को जरूर नजर में रखते हैं। तो अगर आप एफएसआई कंप्लायड रेस्टोरेंट हो तो आप अपने सर्टिफिकेट को फ्रंट में डिस्प्ले करके साथ साथ अपनी हाइजीन प्रैक्टिसेस को भी हाईलाइट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतोगे। एंड रेस्टोरेंट्स जो हाइजीन प्रैक्टिसेस और एफएसआई कंप्लायंट होते हैं वो कस्टमर्स के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, तो एनी डे आपको कंज्यूमर का प्रेफरेंस ज्यादा जल्दी मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट है एफएसआई लाइसेंस के टाइप्स और कौन सा आपके बिजनेस के लिए सही है। एफएसआई मेनली 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला एफएसआई रजिस्ट्रेशन, जिसका टर्नओवर 12 लाख रुपए से नीचे तक के बिजनेस के लिए सुटेबल है। ये एफएसआई में आपको रजिस्ट्रेशन देती है और ये स्मॉल वेंडर्स, बिजनेस ओनर्स या क्लाउड किचन ओनर्स के लिए सही है। दूसरा होता है स्टेट लेवल लाइसेंस, जिसमें आपकी टर्नओवर 12 लाख से लेकर के 20 करोड़ तक की होती है। ये मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स के लिए सही है, मल्टीपल क्लाउड किचन ओनर्स के लिए सही है। तीसरा होता है सेंट्रल लाइसेंस, जो 20 करोड़ अबव के बिजनेस के लिए होता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस मल्टीपल स्टेट में ऑपरेट होता है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेने की जरूरत है। जैसे B2B बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल कर करके मल्टीपल स्टेट में डिस्पैच करते हैं या मल्टीपल स्टेट में उनका वेयर हाउस है, मल्टीपल स्टेट में बिजनेस ऑपरेट होता है, ट्रेडिंग होती है, वहां पे सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत। सेंट्रल लाइसेंस यूजुअली बड़े कॉर्पोरेट चेन्स के लिए और बड़े बिजनेसेस के लिए है जहां टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है। एंड एक और प्रो टिप, अगर आप एक्सपोर्ट्स में हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत है। स्टेट लाइसेंस से काम नहीं होगा। एक्सपोर्ट्स के लिए भी आपको सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत है किसी भी टर्नओवर वैल्यू पे। थर्ड पॉइंट मैंने सेगमेंट करा है अपने एक्सपीरियंस से और आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए एफएसआई की चेकलिस्ट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की क्या क्या आपको करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एफएसआई के लिए। तो सबसे पहले तो अपने एफएसआई लाइसेंस को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें, या तो एंट्री गेट पे या फिर जहां भी बिलिंग काउंटर है आपका, ताकि वो विजिबली दिख सके कि एफएसआई लाइसेंस, आप एफएसआई सर्टिफाइड हो। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, आपको वीकली और डेली क्लीनिंग शेड्यूल करानी है। डेली बेसिस पे क्लीनिंग तो होती ही है, अगर रश ज्यादा है, ऑपरेशन ज्यादा है तो वीकली डीप क्लीनिंग जरूर शेड्यूल करें। हाइजीन का खास ध्यान रखें। फूड स्टोरेज एंड लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पे आता है फीफो फॉलो करना। फीफो यानी FIFO इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान सबसे पहले आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा। अगर आप फीफो फॉलो करेंगे तो इस तरीके से कभी भी आपके पास कोई एक्सपायर्ड सामान नहीं होगा, क्योंकि जो पहले आया वो सबसे पहले यूज हो गया और जो नए बैच का आया वो ऑटोमेटिकली पीछे चला गया। क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करें। रॉ और कुक्ड फूड को अलग अलग चॉपिंग बोर्ड पे यूज करना है, यानी रॉ फूड यानी मीट प्रोडक्ट्स को कट करने के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड होना चाहिए और किसी भी तरह की फ्राइड प्रोडक्ट या हाफ प्रोसेस्ड फूड को कट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आपको दूसरा चॉपिंग बोर्ड यूज करना है। इनफैक्ट एफएसआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रॉ और कुक्ड फूड को सेपरेट कंपार्टमेंट्स में आप
आपको स्टोर करना है, अगर आप एक डीप फ्रीजर में डाल रहे हो तो क्लियर डिस्टिंक्टिव लाइन होना चाहिए दोनों को सेपरेट करते हुए, मतलब दोनों की एक अलग कैटेगरी, अलग सेगमेंट होना चाहिए कि कुक इधर रहता है, नॉन कुक इधर रहता है। या फिर अगर आपका वर्टिकल चिलर है तो उसमें जो 2 रैक हैं ऊपर नीचे ऐसे करके रख सकते हो, दोनों ही कवर्ड पैक्ड सील होना चाहिए ताकि क्रॉस कंटामिनेशन किसी भी तरीके से ना हो सके। इनफैक्ट ये भी नॉर्म के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आपको सेम फ्रीजर में या सेम चिलर में टेक्निकली नहीं रखना चाहिए। अगर आपका वर्टिकल चिलर ऊपर नीचे 2 अलग डोर हैं तो आपको बिल्कुल ऊपर वाले डोर में रॉ और नीचे वाले डोर में कुक्ड फूड रखना चाहिए। इस तरीके से एक बहुत क्लियर सेग्रीगेशन होना चाहिए। प्रॉपर टेम्परेचर स्टोरेज यूज करें। आपका हॉट होल्डिंग सेक्शन अलग होना चाहिए, कोल्ड सेक्शन अलग होना चाहिए। इससे क्या है, कभी भी क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगी, प्लस टेम्परेचर अब्यूज नहीं होगा प्रोडक्ट। सिमिलरली आपको वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी वेस्ट को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, ताकि वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल अलग जाए और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग जाए। ये भी एक नॉर्म है कि आपको वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस सेट करने की जरूरत है अपने यहाँ पे, ताकि आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि आपका खाने का हो गया, छिलके हो गए सब्जियों के, इन सबको अलग रखना है। और जो प्लास्टिक वेस्ट होता है डिस्पोजल्स वगैरह का किसी भी फॉर्म में, जैसे कोई पैकेजिंग मटेरियल में कोई खाना आया था, आपने उसको फॉर एग्जांपल बहुत छोटे से एग्जांपल लेकर चलते हैं, बर्गर बंस आपके प्लास्टिक के पैकेट में आएंगे, उसकी जो प्लास्टिक है वो आपको रिसाइक्लेबल वेस्ट में डालनी है और वो रिसाइक्लेबल वेस्ट में जाएगा। स्टाफ ट्रेनिंग और मेडिकल चेकअप्स रेगुलरली करवाएं। आपके यहाँ पे जो भी स्टाफ ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली दोज जो प्रोडक्शन लाइन में इन्वॉल्व है, उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप और हाइजीन प्रैक्टिसेस का आपको रेगुलर ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली क्लाउड किचन में एफएसआई के कंप्लायंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और भी ज्यादा आपको ध्यान रखने की, विजिलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स की डाइन इन नहीं है, यहाँ प्रोडक्शन एरिया है, यहाँ से आपको खाना डिस्पैच करना है, कस्टमर्स का ट्रस्ट होता है, तो यहाँ पे आपको कंप्लायंस ऑटोमेटिकली ज्यादा इस पे फोकस होता है एफएसआई ऑफिसर्स का। 4th सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एफएसआई की एसओपीज के बारे में, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर फूड सेफ्टी। तो सबसे पहला बेसिक्स, जब आप अपने वेंडर से प्रोडक्ट रिसीव करते हैं उस वक्त आपको क्वालिटी चेक करना है। कोई भी पैकेट जो आप ले रहे हैं उसका किसी भी तरीके से सील ब्रेक नहीं होना चाहिए, टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एयर टाइट था तो क्या उसमें कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो गई, क्या वो कैन या पैकेट जो नाइट्रोजन फ्लश्ड है वो पफ्ड तो नहीं है। किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट अगर वो पफ्ड है तो मतलब उसमें ऑलरेडी बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है, आपको वहीं पे उसको रोक देना, एक्सेप्ट नहीं करना, आपके किचन में वो प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट रिसीव करते टाइम ही आपको एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है और इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके कंजम्पशन के अकॉर्डिंग आपके पास उतना शेल्फ लाइफ हो। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ऐसी जिसमें 3 महीने की शेल्फ लाइफ होती है और आपका कंजम्पशन आपको लगता है कि ये 6 महीने बाद ही कंज्यूम हो पाएगा, ऐसे प्रोडक्ट्स लेने से, ओवर स्टॉक करने से अवॉइड करें और छोटे छोटे पीरियोडिक इंटरवल्स में, छोटे बैचेस में इसको खरीदें, ताकि आपके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो एक्सपायर्ड हो आपके शेल्फ पे। अदरवाइज आपको कभी भी पेनल्टी लग सकती है, आपका बिजनेस भी शट डाउन किया जा सकता है एफएसआई ऑफिसर्स के द्वारा, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें। और जो प्रोडक्ट आपने खरीद लिया है तो रॉ और कुक्ड फूड को हमेशा सेपरेटली सेग्रीगेट कर करके रखें। जो रॉ मीट प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट कंपार्टमेंट्स में, और जो कुक्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे बर्गर बंस हो गए, पिज्जा की बेस हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रेडीमेड आते हैं, उनको सेपरेट कंटेनर सेग्रीगेटेड कंपार्टमेंट्स में रखें। एसओपीज के अंदर ही फूड प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टाफ को प्रॉपर सैनिटेशन और ग्लव यूसेज सिखाएं। जब प्रिपरेशन से पहले उनका हैंड वॉश अच्छे से होना चाहिए। खाना बनाते टाइम, खाना जब कांटेक्ट में आता है तो वहां पे ग्लव जरूर यूज करें। खाने की अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग चॉपिंग बोर्ड या अलग अलग नाइफ से ही कट करें। जैसे अगर रॉ मीट प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए आप एक रेड नाइफ रख सकते हैं और रेड चॉपिंग बोर्ड रख सकते हैं, ताकि क्लियर डिस्टिंक्शन हो कि यहाँ इस बोर्ड पे नॉनवेज या फ्लैश प्रोडक्ट्स कट होते हैं। सिमिलरली वेजिटेरियन वेज प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे पनीर हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, इसके लिए आप ग्रीन चॉपिंग बोर्ड रख सकते हैं। वैसे तो डेयरी प्रोडक्ट है तो आपको उसके लिए भी एक सेपरेट चॉपिंग बोर्ड रखना चाहिए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सिमिलरली खाना जो भी बनता है उसको एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक जरूर कुक करें। उस टेम्परेचर को हिट करने से पहले उसके बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं रुकेगा। जैसे स्पेशली अगर वो फ्लैश है, अगर वो नॉनवेज आइटम है तो उसको एक सर्टेन टेम्परेचर हिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर कोई ब्रेड बेक कर रहे हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ही उसकी कुकिंग स्टार्ट होती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि वो जो भी जैसे भी कैटेगरी है, मैं इसलिए अभी नंबर्स नहीं बोल रहा क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टेम्परेचर आते हैं, तो आपको वो टेम्परेचर से पहले उसकी कुकिंग नहीं रोकनी है। इस प्रैक्टिसेस को आपको किचन में जरूर इंप्लीमेंट करना है। क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की एसओपीज की अगर बात करें तो किचन इक्विपमेंट, उसका स्टोरेज शेल्फ और किचन के पूरे प्रेमाइसेस की क्लीनिंग और हाइजीन सैनिटाइजेशन
सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। डेली वीकली आपको क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग शेड्यूल करके रखना होगा ताकि किचन में कभी भी ज्यादा डस्ट, ऑयल, ग्रीस अक्यूमुलेट ना हो पाए। और रेगुलर इंटरवल पे जब क्लीनिंग होती है तो क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाता है और वो टीडियस नहीं रह जाता, कोई ऐसा स्टेन नहीं रह जाता जो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज था, रह गया, जम गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप रेगुलरली उसको क्लीन कराते रहें। पेस्ट कंट्रोल को वीकली, मंथली या अगर आपकी ऑपरेशंस बहुत हाई है तो आप उसको डेली बेसिस पे भी शेड्यूल कर सकते हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह का पेस्ट इन्फेक्टेशन या कोई भी रैट, रोडेंट्स, ये सब आपके किचन में ना आ पाए। एफएसआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रोसेसिंग एरिया कवर्ड होना चाहिए ताकि किसी भी तरह के बाहर के इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाइज ये सब एंटर ना कर पाए। इट शुड बी अ एयर टाइट स्पेस जहां पे बाहर का कोई भी इंसेक्ट का कंटामिनेशन ना हो पाए। फिफ्थ पॉइंट है पैकेजिंग और लेबलिंग कंप्लायंस। तो एफएसआई के रूल्स के मुताबिक अगर आप किसी भी तरह का पैकेज फूड प्रोडक्ट या फूड प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें ये कुछ 5-6 पॉइंट जरूर होने चाहिए। सबसे पहला तो है प्रोडक्ट का नाम और इंग्रेडिएंट्स भी ना डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले होना चाहिए और उसके बाद में उससे कम प्रोपोर्शन वाला, फिर उससे कम वाला, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बहुत क्लियरली हाईलाइटेड होने चाहिए। साथ में आप बैच नंबर भी डाल सकते हो। अगर आप बैचेस में प्रोड्यूस करते हो तो आप बैच नंबर डाल सकते हो ताकि वो ट्रैक हो सके। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट से भी काम हो जाता है मोस्ट केस। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट है तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि स्टोर एट सो एंड सो टेम्परेचर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, तो स्टोरेज इंस्ट्रक्शन को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है ताकि खाना आपका खराब ना हो, ट्रांजिट में उसका ध्यान रखा जाए। सिमिलरली एलर्जिक इन्फॉर्मेशन आपको खास करके हाईलाइट करना है कि इसमें अगर जैसे बहुत लोग नट्स से एलर्जिक होते हैं, बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको एलर्जिक इन्फॉर्मेशन को खास करके हाईलाइट करना है। सिमिलरली आपका जो एफएसआई लाइसेंस है वो आपके पैकेट पे बहुत क्लियरली डिस्प्लेड होना चाहिए। आप एफएसआई सर्टिफाइड है, आप लाइसेंस होल्डर है, एफएसआई लाइसेंस दिखना चाहिए। ये रूल्स ना सिर्फ लीगल कंप्लायंस है बल्कि अगर आपके बिजनेस पे एफएसआई और इनमें से कोई पॉइंट्स अगर मेंशन नहीं है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे तो आज ही कंप्लाई करें वरना आप पे सीरियस पेनल्टीज लग सकती है। 6 पॉइंट में हम बात करने वाले कॉमन एफएसआई वायोलेशंस के बारे में जो जाने अनजाने में गलती से कई लोग मिस आउट कर जाते हैं। सबसे पहला हो गया एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट स्टोर करना। कई बारी रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन ओनर्स को पता होता है कि कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए हैं, वो उसको साइड में करके रखते हैं कि अभी इसको हम कल फेंकवाएंगे या बाद में उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये एक बहुत सीवियर वायलेशन है। आपके किचन में या आपके स्टोरेज एरिया में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, उसको देन एंड देयर इमीडिएटली डिस्कार्ड कीजिए। और बल्कि आप ये भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं कि आप एक सेल्फ ऑडिट का सिस्टम बना सकते हैं ताकि आप वीकली, डेली या मंथली बेसिस पे उसको रेगुलरली विजिट करके या आप जब बाइंग करते हैं तभी हाईलाइट कर लीजिए कि सो एंड सो प्रोडक्ट इस डेट को एक्सपायर होता है ताकि आपको पहले ही पता लग जाए। दूसरी चीज है किचन स्टाफ का हाइजीन ना मेंटेन करना। हाइजीन का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, ग्लव्स यूज नहीं हो रही है, हेयर नेट यूज नहीं हो रहा है, वो अच्छे कपड़े में नहीं है, एप्रन यूज नहीं कर रहे हैं, गंदे कपड़े में है, खाना बना रहे हैं, खाना टच हो रहा है हाथ से, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस हैं। तो हाइजीन मेंटेन करना किचन स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड स्टोरेज का टेम्परेचर रिकॉर्ड ना रखना ये भी एक बहुत सीवियर वायलेशन है। जो खाना बनता है और जिस खाने को जैसे स्टोर करना है उसका टेम्परेचर का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। सिमिलरली कोई अगर आप खाने में एडिटिव डालते हैं, फूड कलर डालते हैं तो वो अनऑथोराइज नहीं होना चाहिए। एफएसआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो ऑथोराइज्ड एडिटिव्स हैं, जो ऑथोराइज्ड फूड कलर्स हैं, आपको सिर्फ उन्हीं को यूज करना है। साथ साथ इस पूरे चीज का आपको रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर वर्क करना जरूरी है। जैसे स्टाफ का अगर आपके मेडिकल चेकअप हुआ है उसका रिकॉर्ड, आपका जो भी आप खरीद रहे हो और जो डिस्पैच हो रहा है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पेपर वर्क मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक सीवियर वायलेशन है जो आप जाने अनजाने में कर रहे हो। एक टिप दूंगा, आप हर महीने की एक सेल्फ ऑडिट प्लान कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ ऑडिट बनाने या स्ट्रक्चर बनाने में कोई हेल्प चाहिए नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर ज्यादा लोगों के कमेंट्स और क्वेरीज आएंगी तो मैं उस पर एक जरूर वीडियो बनाऊंगा। बट एक सेल्फ ऑडिट प्लान कीजिए ताकि इन सभी कंप्लायंस को आप इजीली फॉलो कर पाओ, आपके लिए कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और एक स्ट्रक्चर आप बना सको जिसमें आप इन पे मिस आउट ना करो और आप अपने बिजनेस को ग्रो करने पे ध्यान दो। 7th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग। सबसे पहले तो आप जो भी वेंडर से सामान लेते हैं उसका आपको रिकॉर्ड रखना है। आपके स्टाफ का मेडिकल चेकअप और उसकी हिस्ट्री उसका भी एक रिकॉर्ड रखना है। जो डेली क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन का एक लॉग मेंटेन करें ताकि ये प्रूव हो सके कि ताकि इसका एक रिकॉर्ड हो सके कि आपके यहाँ क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल और डीप क्लीनिंग का क्या सिस्टम है, किस फ्रीक्वेंसी पे हुआ है, कब हुआ था लास्ट। इनफैक्ट कस्टमर कंप्लेंट्स और फीडबैक्स का भी लॉग मेंटेन करना होता है। इसलिए कई
जगह आप देखते हैं वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन होता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि FSSAI इंस्पेक्शन के दौरान अगर ये डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग आपके पास अवेलेबल नहीं हुई, अगर ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हुआ तो आपकी लाइसेंस कैंसिल हो सकती है और आप पे सीवियर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। इसलिए इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, FSSAI कंप्लायंस सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इससे आप कस्टमर का ट्रस्ट भी जीतते हैं और आपके बिजनेस का एक पिलर खड़ा करता है स्ट्रॉन्ग, जो आपको इनएविटेबल बनाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, आपके स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑलरेडी इन प्लेस होते हैं ताकि आप अपना बिजनेस अच्छे से चला सकें। अगर आप ये सारे प्रैक्टिसेस और कंप्लायंस को फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आप लीगली कंप्लायंट हैं, बल्कि आप कस्टमर का ट्रस्ट भी जीतेंगे। अगर आपको FSSAI कंप्लायंस के किसी भी एस्पेक्ट पे कोई हेल्प चाहिए या FSSAI रजिस्ट्रेशन से कोई रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना ना भूलें और नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।